जो टेस्ट हुआ था उसके क्वेश्चंस डिस्कस करनी थी हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करें। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज। तो एटॉमिक मास क्या होता है? आपको चार ऑप्शन दिए। एक्चुअल मास ऑफ वन एलिमेंट, वन एटम ऑफ द एलिमेंट, ये तो नहीं होता है, मैंने बताया था ये नहीं होगा। रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ये ठीक लग रहा है, थोड़ा ठीक लग रहा है। तीसरा, एवरेज रिलेटिव मास ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, मतलब एवरेज एटॉमिक मास निकाल के यूज करना है, वो बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि उससे आइसोटोप्स भी कंसीडर हो जाएंगे। अदरवाइज आइसोटोप्स कंसीडर नहीं होंगे ना। आइसोटोप्स कंसीडर करना है तो एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास करना पड़ेगा। डिफरेंट एटम्स का मतलब हुआ आइसोटोप्स को कंसीडर किया है। ऑलवेज ए होल नंबर, नहीं ये गलत है क्योंकि पॉइंट में आता है। मैंने आप कहा था एक बार पीरियोडिक टेबल देखना, वहां पे आपको मास दिखाई देगा 1.003, कुछ मिलेगा अलग अलग। कार्बन का 12 पॉइंट समथिंग आएगा, तो वो आपको चेकआउट करने को कहा था, वो शायद आप लोगों ने देखा नहीं। किसी को पहले क्वेश्चन में डाउट है? श्रेया का गलत हुआ था एक तो। हाँ सर, मेरे को समझा नहीं कि डिफरेंट आइटम्स ऑफ एन एलिमेंट, वो नहीं समझा वर्ड। अभी आया? वो आइसोटोप्स के लिए वो टर्म यूज किया है। हाँ सर। एलिमेंट के डिफरेंट एटम मतलब आइसोटोप्स। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल कंटेन्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। अब इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि आपको पीरियोडिक टेबल याद नहीं थी। मेरी जब पहली क्लास हुई थी तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि आपको 1 वीक का टाइम दिया जाएगा पीरियोडिक टेबल मेमोराइज करने के लिए। आप लोगों ने किया? हेलो। हाँ सर। श्रेया को याद है, आद्या, आयुष, परम, प्रणव, बोलिए पीरियोडिक टेबल आप लोगों को पता है नहीं पता है? नो आइडिया। चलिए, निकल डी ब्लॉक में आता है, कैल्शियम डी ब्लॉक में आता है, और नाइट्रोजन यहाँ कहीं, सॉरी कैल्शियम एसिड ब्लॉक में आता है, नाइट्रोजन यहाँ कहीं ऊपर आता है, और सबसे ऊपर बोरोन है, ये भी एसिड ब्लॉक के अंदर जाता है। तो बोरोन पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले आता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, मतलब इसका एटॉमिक मास सबसे कम होगा। और नंबर ऑफ मोल्स के लिए एक ही फॉर्मूला था, कौन सा? गिवन मास बाय मोलार मास। ये फॉर्मूला था। अगर मोलार मास की वैल्यू कम होगी तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएगा। अगर गिवन मास सेम रखा जाए, 4 स्पीशीज के लिए गिवन मास सेम है, मोलार मास की वैल्यू है एक की कम एक की ज्यादा, ऐसे वैरी कर रहा है। तो जिसकी वैल्यू मोलार मास की सबसे कम होगी उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स सबसे ज्यादा होंगे। नहीं आया समझ? हेलो आद्या। हाँ सर, अच्छे से समझ नहीं आया। नहीं आया ना? देखो, कैल्शियम का जो मोलार रेट होता है वो 40 होता है। बेरिलियम का होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, सॉरी बोरोन का देखना था आपको, तो बोरोन का 9 होता है जितना मुझे याद है। नाइट्रोजन का 14 होता है, और निकल का बहुत हाई होता है, अराउंड 16 के आसपास। अब मोलार रेट सबका, एक का 9, एक का 40, एक का 14, एक का 16।
अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोरोन निकालना है तो मैं क्या करूंगा 1/9, क्योंकि 1 ग्राम के अंदर ही आपको चेक करना है। आपको बोला गया है which of the following samples will contain largest number of atoms। तो एटम्स चेक करना है तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास बाय मोलार मास, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए 1/9 हो गया। तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ मोल्स को। करेक्ट। बोरोन के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? कैल्शियम का मैं अगर बात करूं तो कितना होगा 1/40 into 6.022 into 10⁻23। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन का तो कितना होगा 1/14 into 6.022 into 10⁻23। और अगर मैं बात करता हूं निकल का तो 1/60 into 10⁻into 6.022 into 10⁻23। ये सबके नंबर ऑफ एटम्स हो गए। सर हाँ जी, ये आपने N2 के नंबर ऑफ उसमें नंबर ऑफ मोल्स एटम्स में आपने 1/14 into 6 into 6.022 into 10⁻, वो 1/28 into 2 आपने किया होगा ना एटॉमिसिटी से 1/14 मल्टीप्लाई। किया है। क्यों किया है 1/14? क्योंकि नाइट्रोजन N2 गैस के अंदर नाइट्रोजन एटम्स भी है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स भी है। आपसे पूछा क्या गया है? श्रेया, आपसे नंबर ऑफ एटम्स पूछा गया है, ना कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से तो एक मॉलिक्यूल होता है N2 का और मास हो जाता है उसका 28। आपसे पूछा गया नंबर ऑफ एटम्स, तो क्या मैं सिंगल एटम को कंसीडर कर सकता हूँ? क्योंकि N2 में सिर्फ नाइट्रोजन, अगर कुछ हो जाए तो फिर तो सारा मास नाइट्रोजन का नहीं होता, लेकिन यहाँ तो सिर्फ नाइट्रोजन है, तो मैं सिंगल एटम को मास देखूं तो कितना होगा 14 होगा। और आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने थे, आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल दो। वो कैसे करोगे 1/28 कर दो इसको, और उसको एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स, 2 एटम्स, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 1/14। हाँ सर, हाँ वही क्या था। हाँ तो उसे ही ना कोई फर्क नहीं। ये बात समझ आई सबको क्या किया मैंने? आयुष, आयुष, परम, प्रणव, आद्या, कुछ समझ आया नहीं आया? यस सर। अब आ गया। आद्या, हाँ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाऊं। ये कॉपी करना है तो कॉपी कर लो, मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन था which of the following contain greatest number of oxygen atoms। और ये कितने लोगों का, एक का गलत था, एक का दो का गलत था, दो का गलत था, आयुष और कशिश, तो दोनों है नहीं, तो बोलने का कोई फायदा है नहीं। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे आते हैं। The volume of 1 mole of gas at STP is और ये काफी 22.4 डाइल।
22.7. 22.7 आएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था जब आपके सामने नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आए, नया क्वेश्चन आए, पुराने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 22.4, लेकिन नया क्वेश्चन जब भी सामने आए तो 22.7 यूज करना कहा था। और ये क्वेश्चन मैंने दिया था तो फिर चेंज होना ही था। आपकी जो शीट दी हुई थी एलन वाली उसमें 22.4 दे रखा था, और आपने शायद उसने वहां से देखा होगा तो आपने 22.4 टिक कर दिया, लेकिन मैंने आंसर चेंज कर दिया था। ओके, 22.7 वहां पे होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। सर, हाँ जी, वो आप जिस दिन एसटीपी एंड एनटीपी पढ़ा रहे थे उस दिन मेरा बहुत ज्यादा नेटवर्क खराब था, तो आप एक छोटा सा बता दीजिए ना उसमें डिफरेंस। ओके। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इसका वैल्यू होता है 22.4 लीटर। प्रेशर यहां पर होगा, प्रेशर इज इक्वल टू 1 बार, टेम्परेचर होगा 273 केल्विन, 22.7 लीटर। एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर यहां पे होगा 293 केल्विन, प्रेशर होगा 1 atm, एंड जो वॉल्यूम निकल के आएगी वो 22.4 निकल के आएगी। ठीक है, देखो 1 बार और 1 atm में फर्क होता है, ये होता है 760 mm of Hg, हाँ, जबकि ये होता है 750 mm of Hg। थोड़ा सा एसटीपी पे प्रेशर कम है। ठीक है, थोड़ा सा इतना सा का ही डिफरेंस है, बस इतना सा ही डिफरेंस है। अच्छा ठीक है। लेकिन उसमें एक फंडा जरूर है, जब आपको क्वेश्चन सोल्व करना हो ना आता तो क्या होगा, आपको कौन सा यूज करना पड़ेगा, आपको 22.4 यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चेंज आया है ना ये 2009 के बाद आया है एनसीईआरटी, मतलब बहुत लेट आया है ये चीज, और क्वेश्चंस डिजाइन उससे पहले के हैं। तो आपको एसटीपी पे पहले क्या होता था 22.4 होता था, अभी क्या होता है 22.7 होता है। तो जो पुराने टाइम के क्वेश्चंस हैं जो पहले के बने हुए हैं उनमें 22.4 ही यूज कर रखा है एसटीपी पे, लेकिन जो नया आईआईटी क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें 22.7 यूज होगा। हाँ, एटम इज इंडिविजिबल बाय, किसने कहा था एटम इज इंडिविजिबल इज सेड बाय, वो डाल्टन ने कहा था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर आता है। 9th क्लास में 9th क्लास में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी, उससे एक क्वेश्चन दिया था। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ज ऑफ 1 ग्राम आयंस ऑफ एल्यूमिनियम 3+, चार्ज ऑफ 1 ग्राम आयंस ऑफ एल्यूमिनियम 3+, ये कितने लोगों का गलत हुआ? मेरा गलत था। कुछ लोगों का ये गलत हो गया। 1 ग्राम आयंस का मतलब 1 मोल एल्यूमिनियम 3+, चार्ज होगा कितना? 1 मोल एल्यूमिनियम 3+ का मतलब 1 × 6.022 × 10⁻23 एल्यूमिनियम आयंस। इतना एल्यूमिनियम आयंस होंगे अपने पास, और उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 से तो आपको क्या आ जाना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से फिर कितना चार्ज होगा? अगर 3+ है तो उसको मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिसिंग होगी, उनका चार्ज मिसिंग है। एल्यूमिनियम 3+ का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन मिसिंग है एल्यूमिनियम से। न्यूट्रल एल्यूमिनियम है, उससे 3 इलेक्ट्रॉन अगर मैं निकाल दूं तो एल्यूमिनियम 3+ बनता है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं इनटू ई हो जाएगा क्या? दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको लिख देता हूं Na, एवोगैड्रो नंबर। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? Na इंटू ई इंटू 3। ठीक है क्या? किसी को कोई डाउट? परम, आयुष? नहीं। परम की तरफ से बस आ गया। आयुष, प्रणव? ओके, ठीक है। Next thing is, under the same conditions, two gases have same number of molecules. They must have, under the same conditions, two gases will have same number of molecules. आप मुझे एक बात बताओ, अगर सेम नंबर ऑफ मोलिक्यूल हुए तो क्या मैं बोल सकता हूँ सेम नंबर ऑफ मोल? मान लो मैंने एक N2 गैस लिया, एक CO2 गैस लिया, इसके में मोलिक्यूल्स कैपिटल X, इसके भी मोलिक्यूल्स कैपिटल X, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या क्या होंगे? दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या क्या होंगे? X into Na। यहाँ पर कितना होगा? X by Na, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो नंबर ऑफ मोल्स के लिए, और यहाँ भी X by Na। ठीक है क्या? दोनों के नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इतने हैं। आपको पता है एक मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होते हैं। परफेक्ट। अगर मैं इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दूं तो क्या नंबर ऑफ मोल्स आ सकता है? हाँ। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स दोनों जगह बराबर है। आपसे पूछा क्या गया था? दे मस्ट हैव, मतलब इनमें क्या कॉमन होना चाहिए दोनों गैसेस में? आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या मैं बोल सकता हूँ इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ मोल्स देन देयर वॉल्यूम मस्ट बी सेम? हेलो, अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम आ रहा है तो वॉल्यूम भी सेम आना चाहिए, बिकॉज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। हाँ जी सर। एवोगैड्रोस लॉ। क्या हुआ? श्रेया बोलो। एवोगैड्रोस लॉ है ये तो एनसीईआरटी में। हाँ, एवोगैड्रोस लॉ है एनसीईआरटी में गिवन है। बिल्कुल ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हो, PV = nRT यूज करो, एक इक्वेशन होती है, और PV = nRT में आपको बोला गया है अंडर द सेम कंडीशन, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर सेम रखें तो वॉल्यूम बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। सर वहाँ N2 = X और CO2 = X, मतलब वो नंबर ऑफ एटम्स है ना, वो XX। हाँ, नंबर ऑफ एटम्स है, मॉलिक्यूल्स, एटम्स नहीं मॉलिक्यूल्स। परफेक्ट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों जगह सेम है, एटम्स नहीं।
क्योंकि CO2 के एक मॉलिक्यूल में 3 एटम होंगे जबकि N2 के एक मॉलिक्यूल में सिर्फ 2 एटम। ओके हाँ। तो गैस का अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो दोनों का वॉल्यूम भी सेम आना चाहिए, बिकॉज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो ये सिंपल सा फंडा था, यहाँ पे दे मस्ट हैव सेम वॉल्यूम होना चाहिए था। फिर आपसे पूछा गया 4 1 liter flasks are separately filled with gases H2, helium, O2 and O3 at same temperature and pressure. The ratio of total number of atoms. सेम इसी क्वेश्चन की तरह अप्रोच करना है। इस बार वॉल्यूम सेम है, आपको देखना है नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो क्या क्या होगा। पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लो और फिर उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो देखो, कर पाओगे। अब मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूं क्योंकि मैंने ये सोल्व कर दिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल वे 1 किलोग्राम। कितने इलेक्ट्रॉन्स हम लोग लें कि उनका वेट 1 किलोग्राम के बराबर आ जाए। कैसे निकालेंगे देखिए। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, कौन बताएगा? मुझे बताएगा परम। 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है परम? 9.1 into 10 to the power minus 31। जी ओके। 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना, मैंने आपको बताया था। एक पेन 10 रुपए का, 200 रुपए में कितने पेन आएंगे हम लोग निकाल सकते हैं। 200/10 कर दो। यहाँ पर भी सेम है, आपको बताना है कि 1 kg के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 1 इलेक्ट्रॉन का मास इतना, 1 kg के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स। क्या करूंगा? सेम। 1 इलेक्ट्रॉन का मास इतना, 1 kg के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? अरे कोई तो बोल दो। सेम होगा। सेम होगा, सेम नहीं होगा। 9.1 into 10 पावर -31 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 1 पेन कॉस्ट 10 रुपीज। आपको बताना है 200 रुपीज में कितने पेन आएंगे। कैसे करते हैं? 200 डिवाइड बाय 10 कर देते हैं और आंसर निकल के आ जाता है 20 पेन। यही होता है। हाँ। यहां भी मैं सेम कर रहा हूं। 1 इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, टोटल जो मास आपके पास गिवन है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक करने हो वो है 1 kg। 1 kg के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा? तो 1 kg डिवाइड बाय मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 9.1 into 10⁻⁻31। इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ एक बार। मैं क्या करूंगा? 1 into 10⁻⁻31 डिवाइड बाय 9.1। परफेक्ट। 1.2 into 10⁻30। 1. मैं एग्जैक्ट कैलकुलेट सॉरी +31 जो ऊपर भेज दिया हमने। 1 into 10⁻31 डिवाइड बाय 9.1। तो कितना किया है उसके आगे मैं प्रोसीड करता हूं। हाँ जी सर। हाँ जी सर हाँ जी। वो 1/91 लिखा है आपने। 9.1 है। अच्छा हाँ ठीक है। फिर 1.2 into 10⁻30। हाँ तो देखो इसमें मैं पूरा कैलकुलेशन करने के बजाय मैं सिंपली क्या करूंगा, ये मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ गया। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कैसे निकालूंगा? हेलो सर। हेलो कशिश, लेट हो आप।
यस अभी उठी। अरे वो मैं भूल गई, मैं मेरे को लगा 6:30 से है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने निकाल दिया 1 × 10⁻31 डिवाइड बाय 9.1। इससे आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। आपको पता है एक मोल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स? एवोगैड्रोस नंबर। एक मोल के अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अरे बता दो। हाँ सर। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इसको अगर मैं एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर दूं तो क्या मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे क्या? यस सर। सिंपली इसको एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर दो। ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपको निकालना था कि आपके पास कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, और एक मोल के अंदर 6.022 × 10⁻20। इसको मैं यूनिटरी मेथड से निकालेंगे। 1 mole of electrons will have n electrons, correct? One mole of electron will have n electrons. One electron will contain 1/Na mole of electron. One electron will have 1/Na mole of electron. और आपको बताना था 10⁻31 डिवाइड बाय 9.1 electron will have 10⁻31 divided by Na into 9.1 mole of electron। ठीक है क्या? इसमें किसी कोई डाउट है? क्या किया ये? क्या किया? एक मोल में Na इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर 1/Na मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इतने इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कितना, उससे मल्टीप्लाई कर दो 1/Na को, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। Na की वैल्यू रख देना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कॉपी कर लो अगर जरूरत है तो। सर ये आईटीआई क्वेश्चन था ना? ये नहीं था एलन का। एलन का था। एलन सर का हम लोग ने तो डिस्कस पहले ही कर लिया था ये सारा क्वेश्चन। डिस्कस किए थे, फिर भी आपको सब पूरा करना पड़ता है। क्या हुआ? सर उस दिन क्या बोलते डाउट क्लास में। हाँ, पर आपके गलत तो कुछ भी किया तो नहीं। अरे सर वो क्या बोलते उसको, क्लिक हो जा रहा था बार बार, मतलब गलती से। हाँ, तो ऐसे थोड़ी होता है, ये तो गलत बात है। सर टाइम बहुत कम लिया था, जल्दी जल्दी में करने के चक्कर में। कम टाइम है, 3 minutes is not that much less time होना चाहिए। इतने में तो क्वेश्चन, इतने में क्वेश्चन हो जाना चाहिए। 3 मिनट इज सफिशिएंट इनफ। ये हटा दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ। वो सबका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्या लिया था आपको? नहीं, उसमें सेकंड लाइन में आप लिखे हैं 1/Na मोल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। ये हमको समझ नहीं आया। 1/Na मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वो कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा? आपको पता है एक मोल के अंदर Na इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, करेक्ट? एक मोल के अंदर Na इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एवोगैड्रो नंबर मतलब 6.022 × 10⁻23।
आपको बोला गया एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल होंगे, डिवाइड बाय Na। डिवाइड बाय n, यही है। ठीक है आद्या, हाँ हाँ। और किसी को कोई डाउट? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सबका सही है, एक का भी गलत नहीं है। और उसके बाद उससे नेक्स्ट वाला, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम इज, ये 2015 में आया था, और ये सिर्फ एक का गलत हुआ है। किसका गलत हुआ है? आद्या का गलत था। आद्या, इसमें क्या गलत हुआ? द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम इन, हम कैलकुलेट गलत किए, और उसके बाद हम जो सोचे थे आंसर है वो टच भी नहीं किया, और वो भी गलत ही था। मतलब जो आंसर हम सोचे वो भी गलत था। सर पहली बार तो चलाने ही नहीं आ रहा था, और गलत गलत आंसर पे टच हो जा रहा था। क्या नहीं आ रहा था पहली बार? चलाने नहीं आ रहा था। पहली बार मैंने टेलीग्राम यूज किया था कल। पैटर्न कैसा लगा? तो वो तो मस्त। हम भी पहली बार पैटर्न पैटर्न अच्छा था। पैटर्न इस वजह से थोड़ा बेटर है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आपको टाइम मिल रहा है, तो ये आइडिया लग जाता है कि सिर्फ आपकी स्पीड स्लो है फिर फास्ट है। मेगा टेस्ट तो नॉर्मल पैटर्न पे होगा, मतलब जो प्लेटफॉर्म डिजाइन है उसी पे होगा, लेकिन मैं सोच रहा था कि टेलीग्राम पे ही रखी जाए, वो टेलीग्राम पे थोड़ा मुझे बेटर लगता है, मजा आता है करने में। क्विज टाइप बहुत मजा आया था कल तो। हाँ, तो मजा, लेकिन जल्दी के चक्कर में गलती जगह जाके टिक हो जा रहा था। कोई नहीं, थोड़ा क्विज में टाइम कम रखेंगे, मतलब जल्दी जल्दी क्विज ऑर्गेनाइज किया करेंगे। इस बार तो 2 वीक लग गए अराउंड, लेकिन आगे से थोड़ा गैप कम रखेंगे क्विज के बीच में, ठीक है? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? An element X has following isotopes. Following isotopic composition, क्या क्या composition है? ये कंपोजिशन दे रखा है, आपको निकालना क्या था? एवरेज एटॉमिक मास निकाल पाओगे क्या? हाँ सर। निकाल के दो जल्दी से, कुछ दो गलत हुआ है, दो लोगों का गलत हुआ है, क्लियर करो आ जाता। सर एक्चुअली मैंने ना, मेरा आंसर आया था 199.90, हाँ, और मैंने डी देखा नहीं ऑप्शन, तो मैंने सी पे कर दिया गलती से। ओके, आज आपने क्यों गलत किया? हम ना सबका एवरेज निकाले तो मेरा 200 समथिंग आ रहा था, तो हम राउंड ऑफ करके 201 पे क्लिक कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, which has maximum number of molecules among the following? मैक्सिमम नंबर ऑफ, सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया था। ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, पिछले वाला ये वाला? ये वाला जो आप मतलब अभी बोल रहे हैं, विच नंबर ऑफ। हाँ, which has maximum number of molecules, मतलब आपको 4 स्पीशीज गिवन है, इसमें से हर एक गैस के अंदर आपको देखना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। कैसे निकालेंगे? कैसे निकाल सकते हैं भाई? नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो मॉलिक्यूल्स के लिए, और उसको Na से मल्टीप्लाई करो उस नंबर से, हो सकता है क्या? इसमें तो 44 ग्राम्स ऑफ CO2 के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? कैसे निकालेंगे? 44 डिवाइड बाय
मोलार मास ऑफ CO2, मोलार मास ऑफ CO2 कितना होता है? 44. तो एक मोल CO2 होगी अपने पास 1 mole. CO2 आया। सब ब्लैक बोर्ड पे करा दीजिए ना। एक मिनट कर रहा हूँ। हाँ देखिए, (44 grams of CO2 means 1 mole CO2 gas। ठीक है क्या? यस सर। 44 डिवाइड बाय 44 तो 1 मोल आ गया। एक मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, कैसे निकालेंगे? एक मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ सर मॉलिक्यूल्स? 44 क्यों किए? मोलार में kilomole upon molar mass. अच्छा अच्छा। तो 1 मोल CO2 के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स? एक मोल के अंदर आपको पता है एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। एक मोल कुछ भी होगा तो उसमें एवोगैड्रो नंबर होगा। यस सर। तो मतलब ये कितना हुआ? 6.022 into 10⁻23 CO2 molecule। ठीक है, यस सर। ओके। तो पहली बात CO2 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए। अब हाइड्रोजन आप लोग आ जाते हैं। सेकंड क्या है? ओजोन का देखने जाएं तो ओजोन के नंबर ऑफ 48। 48 डिवाइड बाय 48 दैट इज 1 मोल O3 मॉलिक्यूल। और उसमें भी सेम ही है 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल। ठीक है क्या? यस सर। थर्ड देखो, हाइड्रोजन का देखें। हाइड्रोजन में 2/1 होगा तो 2 होगा उसका। नहीं भाई, 8 डिवाइड बाय 2 होना। सॉरी 8 है, सॉरी। तो 3. 2 ना, नहीं 4। तो 4 into 6.022 into 10⁻23। सब पता है मैंने क्या सोचा था कि हाइड्रोजन तो कुछ होगा ही नहीं, तो हाइड्रोजन में सबसे कम आएगा। ऐसे नहीं होता है वही क्वेश्चन सोच। हाइड्रोजन सबसे अच्छा कर दिया। तो ये हुआ। उसके नेक्स्ट देखो आप 64 ग्राम ऑफ SO2। इस बार कितना आएगा? 64/6 SO2 का मास 64/64। सल्फर का 32 सो SO2 के अंदर कितना? 64 डिवाइड बाय 64 दैट इज अगेन 6.022 into 10⁻23 मोल। ठीक है? यस सर। सर इस बार हाइड्रोजन ने चौका मारा। तो आगे से ध्यान रखो। और नेक्स्ट क्वेश्चन विच हैज मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स, ये भी सेम था और ये भी किसने गलत किया? कशिश, परम एंड पूर्णा। तीनों लोग अभी ट्राई करके दो। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? Which has maximum molecules?
7 gram of nitrogen, 2 gram of hydrogen, 16 gram of NO2 and 16 gram of O2. ये 2002 में IIT में आया था और आप लोगों में से 3 लोगों ने तो सही किया था, आद्या, अंश और श्रेया ने ठीक किया था। सर 2 ग्राम ऑफ H2 है पर वहां पे तो नहीं है करेक्ट। 1 सेकेंड से फिर बनाने दीजिए। एक बार ट्राई कर लो जल्दी से, फिर मैं आगे बोलता हूँ। सर बी और डी का सेम नाम हाइड्रोजन ही है, लेकिन होगा कैसे? एक बार ट्राई कर लीजिए जल्दी से ताकि मैं आगे बोलूँ। तो सर हाइड्रोजन का होगा इसीलिए एक तो बी और उसका सेम है, और हाइड्रोजन का होगा क्योंकि वो सबसे छोटा है, मतलब उसका क्या है वो नहीं है 1 है, मतलब उसका नंबर ऑफ मोल्स निकालो, उससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो, ऐसे उससे नहीं मारना है इनको। 1 सर वो उसका 7 ग्राम ऑफ N2 में तो आ रहा है 28/7 4, और फिर 2 ग्राम ऑफ 7/28 एक सेकेंड Given सॉरी mass by 7 molar mass or molar mass by kg? 7/28 7/28 1/4 मतलब 0.25 आगे चलो कोई नहीं, मैं अगला टॉपिक शुरू करता एक हूँ। से बना रहे सर, बना रहे हैं, रुकिए 1 सेकेंड। सर NO2 का आएगा, NO2 नहीं, NO2 नहीं, 1 सेकेंड, हाँ NO2 16 ग्राम ऑफ NO2 क्या बोल रहे हो? C सी क्यों आएगा? सी में नंबर 1 सेकेंड से सब बी बी आएगा 14 प्लस 32 16 डिवाइड बाय नहीं इसी इसीलिए आएगा सर, उसका n का मास है, जैसे n का हो जाए 14 और जो 32, और 14 और 32 को मिला के होगा 6 सर शायद 40 में 40 46 होगा सर वहाँ पे सर। सॉरी हाँ तो 16/46। अच्छा नहीं तब तो B होगा, बी होगा, B B B बी होगा। ठीक है, ठीक है भाई, ये जो पेपर था अपना डिस्कस हो गया है क्विज। अब हम लोग वापस सर ये बताइए ना, वो IIT वाला था ना, वो क्या बोलते हैं उसको 22.7, तो आपने तो कहा था IIT में बस यूज होगा। भाई हम लोगों ने वो बहुत देर से डिस्कस किए बात, आप लेट हो गए हो। अच्छा ओके सर, देख लूंगी मैं। हाँ जी, एक टर्म है वेपर डेंसिटी, इसका मीनिंग क्या होता है? वेपर्स की डेंसिटी मोलर मास बाय 2। ऐसा क्यों होता है यार? ये था, एक मिनट मेरे को याद है इसका डेरिवेशन। सर फिर से बोलिएगा, क्या था बैकवर्ड? वेपर डेंसिटी लिखा हुआ बोर्ड पे, वेपर डेंसिटी। अच्छा वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी मोलर मास इन बाय 2। हाँ सर ऐसा था कि
हाँ mass of element by mass of hydrogen at hydrogen molecule. बिल्कुल ठीक है, ऐसा क्यों? सब रटा क्योंकि रटा सर है फिर। हाइड्रोजन लाइटेस्ट एलिमेंट है, उसी से डेंसिटी कैलकुलेट किया जाता है वेपर का। अब वॉल्यूम के फॉर्म में भी था ना। वॉल्यूम के फॉर्म में तो ये था मोलर मास बाई 2 या फिर 2 into अरे वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास। सर शायद वॉल्यूम कट जाएगा, एक्चुअली दोनों का सेम वॉल्यूम होता है। डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड अपॉन डेंसिटी ऑफ H2। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। यस सर। सेम कंडीशन पे वॉल्यूम होगी सेम, इसके लिए मोलार वेट लिख रहा हूं गैस के लिए, डिवाइड बाय वॉल्यूम, डिवाइड बाय मोलार वेट ऑफ हाइड्रोजन, कितना H2 होता है, डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट, क्या बच जाएगा, मोलार वेट बाय 2। density of gas with respect to hydrogen या relative to hydrogen is known as vapor density. Density of gas with respect to hydrogen is known as vapor density. अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको सोल्व करके देना है, करेंगे ट्राई? Calculate vapor density. If vapor density of a gas, if vapor density of a gas if vapor density of a gas is given as 14.5 सर 39 होगा उसका आंसर। 39 नहीं होगा, सुन लो एक बार क्वेश्चन सुनो। If vapor density of a gas is given as 14.5 नहीं 29 and gas is composed of nitrogen and oxygen, and gas is composed of nitrogen and oxygen, then in that case calculate mole fraction of nitrogen and oxygen. Then calculate mole fraction of nitrogen and oxygen. 14.5 क्या है, vapor density है, gas is composed of O2 and N2. You have to calculate mole fraction of O2 and N2. एवरेज एटॉमिक मास वाला फंडा यूज करना है। 29। एवरेज एटॉमिक मास इज 29। अब आपको बताना है O2 एंड N2 के मोल फ्रैक्शन क्या क्या होंगे अगर 29 एवरेज एटॉमिक मास है तो।
इसका भी आंसर नहीं आया मेरे पास। चैट में किसी का आया था बी पर, हमने बहुत पहले भेजा हुआ है तो। ये इक्वेशन बननी चाहिए क्या? बोर्ड पे चेक करो, मैंने एक इक्वेशन लिखी है आप लोगों के लिए, क्या वही इक्वेशन बनेगी क्या? हाँ सर यही बन रही है। यही बन रही है? यस सर। सर मैंने उल्टा ले लिया, मैंने 28x ले लिया और 32 1 माइनस एक्स। पड़ता आंसर तो निकल के आएगा। ठीक है, वो भी उल्टा लो, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर निकल के आएगा। किसी का आंसर नहीं आया? किसी का आया? ये किसका है? 1/4 and 3/4 श्रेया, ठीक लग रहा है। बाकी लोग बताओ। सर माइनस में आंसर तो निकल रहा है मेरा। माइनस में कैसे निकल सकता है? पॉसिबल नहीं है माइनस। एक सेकेंड। भाई बाकी लोग भी कुछ बताओ। इस इक्वेशन तक सर बात कर रहे, रुकिए। प्रणव, परम, आप सर एक सेकेंड रुकिए सर। लोग इस इक्वेशन तक पहुंचे क्या? जो पहले इक्वेशन लिखी हुई है मैंने बोर्ड पे, उस इक्वेशन तक आप लोग पहुंचे क्या? नहीं। सर मैंने एक अलग वे मतलब थोड़ा सा लेंथी में इक्वेशन बनाई थी, ऐसी नहीं बनाई थी आपकी जैसी। आंसर निकला आपका तो निकल चुका है, बाकी लोगों का मैं पूछ रहा था एक बार। आद्या, इक्वेशन भी नहीं आया। प्रारंभ, प्रणव, गारू, इस सर इक्वेशन मैंने आंसर भेजा। इस इक्वेशन तक कितने लोग नहीं पहुंचे? सर आंसर भेजा, एक बार चेक कर लीजिए। हाँ ठीक लग रहा है, गारू का आ चुका है। आद्या का नहीं आया मेरे पास। नहीं आया, इक्वेशन भी नहीं आया। आद्या का नहीं आया। आयुष, इस इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करूंगा 32x प्लस 28 माइनस 28 इज इक्वल टू 29, कितना आ जाएगा ये? 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। एक का 1/4 आया तो दूसरे का n2 वाले को ऑटोमेटिकली 1 माइनस एक्स दैट इज 3/4 हो जाएगा। सर इक्वेशन कैसे आया वो बताइए। इक्वेशन कैसे आया? मुझे मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना था। मोल फ्रैक्शन से एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाल के लेके आता हूँ? मोलार वेट इनटू मोल फ्रैक्शन
और उनका सम ऑस्पिशियस यहाँ पे O2 कर दो, O2 कर दो, यहाँ पे N2 कर दो, मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इज इक्वल टू 29। यही होगा भाई। कल आपको एवरेज एटॉमिक, लास्ट क्लास में आपको एवरेज एटॉमिक मास पढ़ाया था, याद है? हाँ हाँ हाँ। तो उसमें क्या किया था, मोल फ्रैक्शन इनटू मोलार वेट कर देते हैं और उनका सबका सम कर दें तो एवरेज एटॉमिक मास निकल के आ जाएगा। हाँ तो ये 29 गिवन था ना। सर तो ये 29 आप गिवन दिए थे, लेकिन आप तो दिए थे ये वेपर डेंसिटी दिए रखे थे 14.5। 14.5 मोलार वेट कितना हो जाएगा इनटू 2, हाँ हाँ मोलार वेट बाय 2, तो मोलार वेट 29 हो जाएगा 14.5। तो वैसे इक्वेशन किसको अब आ गया। बनाया? बता दो भाई। सर अब समझ आ गया। समझ आ गया? परम प्रणव आयुष। हाँ जी सर। आ गया? हाँ सर। आप लोग आज शाम में फ्री हो क्या? हेलो, कितने बजे सर? टाइम को थोड़ा मैंने सोच रहा था कि 1 घंटा शाम में सर आपने बोला क्या, सुनाई नहीं दिया। मैं पूछ रहा हूँ कि आज शाम में आप फ्री हो क्या? सर Yes, 4 sir. से 5 या 5 से 6 कभी भी आप पढ़ा दो, 8 बजे से पहले 8 और बजे 3 बजे के बाद। 1 घंटे की क्लास, क्योंकि मेरा अभी हेल्थ थोड़ा खराब हो रहा है, वो वोमिटिंग टाइप की आ रहा है। ठीक है सर। मैं सारा काम करूँ। अगर आपके पास फ्री टाइम है तो मैं 6 से 7 ले सकता हूँ क्या? हाँ सर। थोड़ा सा सर। हाँ जी, सर 6 से 7 आशा क्लास रहता है 5 to 6, 7 बजे से। 5 to 6, 4 to हाँ 6, कोई ना। मतलब मेरा एक्चुअली सर ऐसे 3 बजे तक चलता है, उसके बाद फिर 3 से लगभग 5 बजे तक चलता है, हाँ, फिर नहीं 45 मिनट्स सर, का ब्रेक के बाद फिर 8 बजे तक के आसपास चलता है। 45 मिनट तो समझा नहीं सर मैं। वो 45 मिनट्स का ब्रेक बस खाली कहने को है, वो आधा घंटा का ब्रेक है बस खाली। ठीक है, मतलब नहीं हाँ ले। वो भी। सर मेरा 5 से 6 क्लास चलता है। चलो हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग कल ही सर 10 बजे से कर लेते हैं, 10 से 12। क्या सर? संडे को हाँ ठीक है। मतलब सर बेसिकली हम लोग ये मेरा तो सर ट्यूसडे ऑल्टरनेट वाले दिन, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे, ये 3 दिन छोड़ के। संडे को किसी को कोई दिक्कत है क्या? फिक्स कर लूं। नहीं सर 10 नो से 12 भी कर सकते हैं हम लोग। ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे तो रहेगा ही ना। थर्सडे क्लास तो इस वजह से मैं सोच रहा संडे को ओके एक थैंक यू। क्लास। सर तो आज है क्या? आज कल लेना है मुझे, लेकिन तबीयत बिगड़ रही है। 10 बजे से सर, 10 से 12। 10 से 12 हो गया? नहीं सर, मेरी क्लास होती है सर। रात में। रात में रहने दो। सर आप कल ही 4 से 6 ले लेना। कल ही 4 से 5 से लेता हूँ। हाँ चलो। सर 4 बजे सुबह तो से? सर आज कोई क्लास नहीं है। अरे कल शाम 4 बजे। अच्छा मैं एंड कर रहा हूँ। सर आज कोई क्लास नहीं है। नहीं आज नहीं है, आज नहीं है, कल 4 से 6 होगी। थैंक यू सर। सर मेरा डाउट क्लास आज रख लीजिएगा। भाई बाद में डिस्कस करता हूँ, मेरा बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, मैं बता रहा हूँ। 1 मिनट रुक जाओ।